हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेम कुमार और आप लोगों का ज्ञानधारा एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ये पूरी डिस्कशन आपके अपकमिंग माइनिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस पूरे डिस्कशन को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो पहला टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है कंडीशन ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग इन डिग्री थ्री गैसी माइंस। डिग्री थ्री गैसी माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कौन कौन से कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी होता है। इससे प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 3 में मैंने डिग्री 1 और डिग्री 2 के लिए सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए जो कंडीशन होता है उनको डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर एक बार देख लें। तो इसका जो कुछ कंडीशन है वो डिग्री 1 और डिग्री 2 गैसी माइंस के कंडीशन के सिमिलर ही है। जैसे सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए डीजीएमएस से परमिशन लेना होगा, ये कंडीशन सेम है। ओवरमैन और माइनिंग सरदार को जो एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो ऑफिसर है उसके द्वारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये भी कंडीशन उसमें सेम था। ओनली अप्रूव्ड एक्सप्लोसिव ही यूज किया जाएगा, ये भी कंडीशन 1 और 2 में भी था। और इसमें हम लोग अप्रूव्ड एक्सप्लोसिव में P5 का यूज करते हैं, परमिटेड एक्सप्लोसिव P5 का। ब्लास्टिंग पैटर्न जो होता है वो मैनेजर एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑफिसर के कंसल्ट कंसल्ट करके बनाते हैं, ये भी कंडीशन उसमें सेम था। वेज कट और फैन कट का यूज किया जाता है ड्रिलिंग पैटर्न में, ये भी कंडीशन उसमें सेम था। और सिर्फ मिली सेकंड डिले डेटोनेटर का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, ये भी कंडीशन उसमें सिमिलर था। इतना कंडीशन उसमें सिमिलर था। हमेशा सॉलिड ब्लास्टिंग में मिली सेकंड डिले डेटोनेटर का ही यूज किया जाता है, हाफ सेकंड डिले डेटोनेटर का यूज नहीं किया जाता। अब कंडीशन थोड़ा सा अलग है। क्या क्या? द टाइम बिटवीन द फायरिंग ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डेटोनेटर शैल नॉट एक्सीड 100 मिलीसेकंड। पहला लाइन रो और लास्ट रो के बीच का जो डेटोनेटर फायरिंग का जो इंटरवल होगा, फूटने का जो इंटरवल होगा, वो 100 मिलीसेकंड से ज्यादा नहीं होगा। उसमें डिग्री 1 और 2 के लिए था, ये वैल्यू था 150 मिलीसेकेंड। उसके बाद है कि इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन फुलफिल करना होगा कि थर्ड डिग्री में अगर हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो हमेशा 1.5 1.5 मीटर का एडवांस बोरहोल फेस पर लगा के रखेंगे। आगे, द क्वांटिटी ऑफ एयर एट द फेस विद इन 4.5 मीटर ऑफ द फेस शैल बी मेंटेन बिटवीन 300 एंड 600 क्यूबिक मीटर। ये कंडीशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। डिग्री 1 और 2 में ये 284 यानी 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट था। यानी फेस से 4.5 मीटर पीछे तक थर्ड डिग्री के गैसीय माइंस में अगर सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो हवा का क्वांटिटी 300 से 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या है कि स्टेमिंग मटेरियल के रूप में वाटर कैप्सूल का यूज किया जाता है। वाटर एम्प्यूल्स या वाटर कैप्सूल हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग एज ए स्टेमिंग मटेरियल के रूप में यूज करेंगे। जबकि डिग्री फर्स्ट और सेकंड में नॉर्मल हम लोग स्टेमिंग मटेरियल का यूज करते थे। इसके बाद दिया है कि लोकल मीथेन डिटेक्टर का यूज किया जाएगा मीथेन का परसेंटेज मेजर करने के लिए। उसमें हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैम्प का भी यूज कर सकते थे। एक बार में 25 से ज्यादा हॉल को एक साथ ब्लास्ट नहीं किया जाएगा, ये कंडीशन सिमिलर है। अप्रूव्ड एक्सप्लोडर का ही यूज किया जाएगा, अप्रूव्ड केबल का यूज किया जाएगा, ब्लास्टिंग केबल का। और ब्लास्टिंग सेल बी कैरिड ओनली अ पर्सन हैविंग एन ओवरमैन सर्टिफिकेट। ब्लास्टिंग उस व्यक्ति के निगरानी में किया जाएगा जिसके पास मिनिमम ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर हो और वो जीटी पास हो। ठीक, लेकिन फर्स्ट और सेकंड डिग्री के लिए क्या था? इन- ये कंडीशन में क्या था कि ब्लास्टिंग कौन करेगा, यानी शॉर्ट फायरर का वहां क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो माइनिंग सरदार और गेस्ट टेस्टिंग। माइनिंग सरदार बोले तो माइनिंग सरदार अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। और ये कुछ डिफरेंस है। और डिग्री 1 और 2 डिग्री डिग्री 3 में सॉलिड ब्लास्टिंग के कंडीशन का डिफरेंट। फर्स्ट और लास्ट डेटोनेटर के बीच का जो इंटरवल था डिग्री 1 और 2 में 150 मिली सेकेंड मैक्सिमम था, वो डिग्री 3 में 100 मिली सेकेंड मैक्सिमम हो गया। एयर क्वांटिटी फेस से 4.5 मीटर पीछे तक डिग्री 1 और 2 में 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट था। अब इसमें 300 से 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट होना चाहिए डिग्री 3 गैसी माइंस में। एयर डिस्टेंस फ्रॉम फेस वो दोनों सेम है। एडवांस बोरहोल डिग्री 1 और 2 में हम लोग को करना नहीं पड़ता था, लेकिन इसमें हमेशा एक एडवांस बोरहोल करके रखना है 1.5 मीटर का।
स्टीमिंग मटेरियल में हम लोग नॉर्मल स्टीमिंग मटेरियल का यूज करते थे, लेकिन इसमें वाटर कैप्सूल और एम्प्यूल्स का यूज करना है 3rd डिग्री में। गैस डिटेक्शन हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैंप एफएसएल वगैरह द्वारा कर सकते थे डिग्री 1 और 2 में, लेकिन इसमें लोकल मीथेन डिटेक्टर का यूज करना है। मिथेनोमीटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें लोकल मीथेन डिटेक्टर यूज करना है। और ब्लास्टिंग पर्सन का जो क्वालिफिकेशन उसमें था मिनिमम माइनिंग सरदार प्लस जीटी होल्डर, और इसमें अब हो जाएगा ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर और जीटी। यहाँ पे ओवरमैन सर्टिफिकेट और माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट की बात हो रही है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं। अब हमारा इस डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेफ्टी फेंसिंग इज रिक्वायर्ड एट टॉप ऑफ एबेंडेंट शाफ्ट। एबेंडेंट शाफ्ट के टॉप में किस टाइप का सेफ्टी फेंसिंग का यूज किया जाता है? कौन से टाइप के फेंसिंग का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है G2 टाइप, ऑप्शन बी है S2 टाइप, ऑप्शन सी है S1 टाइप और ऑप्शन डी है G4 टाइप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, S2 टाइप के फेंसिंग का यूज किया जाता है एबेंडेंट शाफ्ट के टॉप पर। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये जो क्वेश्चन था वो रेगुलेशन 137 से रिलेटेड था। इसमें और बात दिया गया है कि जितने भी टाइप का हम लोग जो फेंसिंग लगाएंगे, ठीक, उसका इंस्पेक्शन 7 दिन में एक बार किया जाना चाहिए, हर 7 दिन में कम से कम होना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग को जानना चाहिए कि फेंसिंग कितने टाइप का होता है। तो सरफेस फेंसिंग S1 S2 S3 टाइप का होता है। अंडरग्राउंड फेंसिंग U1 एंड U2 होता है। और जनरल फेंसिंग G1 से G5 तक होता है। टोटल 10 टाइप का फेंसिंग होता है। और टॉप ऑफ वर्किंग क्वेरी होता है, वहां पे S3 फेंसिंग का यूज होता है। एस थ्री फेंसिंग को हम लोग मूवेबल फेंसिंग भी बोलते हैं, इसको एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। और टॉप ऑफ वर्किंग शाफ्ट में G1 यानी जनरल फेंसिंग का यूज किया जाता है। आगे इस डिस्कशन में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है डायमेंशन एस वन फेंसिंग का डायमेंशन क्या होगा, S2 का, U1 का और U2 का। तो S1 जो फेंसिंग होगा वो ब्रिक वॉल का एक दीवार होता है, जिसमें दीवार का जो चौड़ाई होता है वो 0.4 मीटर होता है और हाइट 1.2 मीटर तक होता है। उसके ऊपर में कटीला तार लगा हुआ रहता है 0.6 मीटर के हाइट तक। और दोनों तार के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.25 मीटर होता है। और ये जो टोटल हाइट इसका हो जाएगा S1 का, वो 1.8 मीटर होगा। और S1 का जो हम लोग सरफेस फेंसिंग S1 जो है उसका कहाँ पे यूज करते हैं, तो सरफेस वाटर टैंक, अगर सरफेस में कोई वाटर टैंक बना हुआ है तो उसको हम लोग फेंसिंग करने के लिए S1 का करते हैं। सैंड वर्किंग बंकर है, जहाँ पे मान लेते हैं स्टोइंग का काम हो रहा है, उसके लिए सैंड बंकर लगाया गया है, तो उसके ऊपर के चारों ओर S1 फेंसिंग का यूज करेंगे। S2 फेंसिंग का डायमेंशन देखते हैं तो इसका जो चौड़ाई है यानी विड्थ जो है दोनों में सेम है 0.4 मीटर, लेकिन हाइट क्या होता है 1.5 मीटर होता है। और इसमें कंक्रीटिंग क्या रहता है, पैरापिट वॉल का कंक्रीटिंग क्या रहता है, मजबूती के लिए। और S2 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो टॉप ऑफ अबेंडेंट शाफ्ट, अबेंडेंट इंक्लाइन, वर्किंग इंक्लाइन और अबेंडेंट शाफ्ट, अबेंडेंट इंक्लाइन में S2 टाइप का फेंसिंग का यूज करते हैं। इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। U1 जो अंडरग्राउंड फेंसिंग होता है, इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दो गो हम लोग लकड़ी का प्रॉप्स लगाते हैं और 4 तार होता है। U1 फेंसिंग में 4 वायर का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि U1 फेंसिंग में कितने वायर का यूज किया जाता है। 4 कटीले वायर का यूज किया जाता है। तो पहला वायर का जो डिस्टेंस होता है वो फ्लोर से 0.25 मीटर होता है। और 2 वायर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.3 मीटर तक होता है। तो ओवरऑल अगर इसका देखा जाएगा तो इसका हाइट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक हो जाएगा 0.9 मीटर और 0.2 मीटर, तो 1.15 मीटर इसका ओवरऑल हाइट हो जाएगा। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो गोफ एज में, कोई भी अंडरग्राउंड में डेंजरस प्लेस होता है वहां पे हम लोग U1 फेंसिंग का यूज करते हैं। मिस फायर अगर किसी जगह हुआ है अंडरग्राउंड में तो वहां पे U1 का यूज किया जाता है। कहीं पे अगर रूफ फॉल हुआ है, आदमी ना पहुंच जाए, तो वहां पर भी हम लोग U1 का यूज करेंगे। गैस एक्युमुलेशन अगर किसी वर्किंग प्लेस में हुआ किसी जगह पर, तो वहां भी हम लोग U1 का यूज करेंगे। और किसी जगह पर अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पर भी हम लोग U1 फेंसिंग का ही यूज किया जाता है। आगे है U2 टाइप। इसमें क्या होता है कि दो प्रॉप्स एकदम साइड में लगा होता है और दो कटीला तार होता है। पहला कटीला तार का फ्लोर से जो हाइट होता है वो 0.6 मीटर होता है और दो तार के बीच का इसमें डिस्टेंस होता है 1 मीटर। तो इसका टोटल हाइट 1.6 मीटर तक हो गया और इसका यूज डिसयूज वर्किंग में किया जाता है।
क्वेश्चन ऐसे भी इजीली क्वेश्चन भी दे सकता है कि यूट्यूब टाइप का फेंसिंग में कितने कटीले तार का यूज किया जाता है, वो दोनों तार के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, पहला वायर का जो होता है फ्लोर से डिस्टेंस कितना होता है। तो कुछ भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, इन ए थर्ड डिग्री गैसी माइंस इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में बी परमिटेड इन अ बिलो ग्राउंड माइंस बाय द परमिशन ऑफ। थर्ड डिग्री के गैसी माइंस में इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग करना है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करना है तो किससे परमिशन लेना होगा? ऑप्शन ए है मैनेजर, ऑप्शन बी है अंडर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन सी है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और ऑप्शन सी है चीफ इंस्पेक्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रीजनल इंस्पेक्टर। और अभी ओएसएच कोड के अनुसार इसको हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर भी बोलेंगे, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बोलेंगे। और ये चीफ इंस्पेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, CIF, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, IF और CIF। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा रेगुलेशन नंबर 136 से रिलेटेड है। इसमें जिसमें दिया गया अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, फायर अगर अंडरग्राउंड में होगा तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। इसमें और चीज दिया गया है कि फर्स्ट थर्ड डिग्री का गैसी माइंस है तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से परमिशन ले जाता है, लेकिन फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री का अगर गैसी माइंस है तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए मैनेजर से परमिशन लेके हम लोग कर सकते हैं। मैनेजर का ही परमिशन काफी होता है फर्स्ट और सेकंड डिग्री के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, ए कॉम्पिटेंट पर्सन सेल वंस एटलीस्ट इन एवरी डेज inspect all seal erected to isolate or control a fire। एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो जगह को आइसोलेट और फायर को कंट्रोल करने के लिए जितना भी स्टॉपिंग बनाया जाता है, सील बनाया जाता है, आइसोलेशन स्टॉपिंग का बात हो रहा है, तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन कितना टाइम इंटरवल पर उसको इंस्पेक्ट करेगा? कम से कम एक बार। तो इसका ऑप्शन ए है 7 डेज, ऑप्शन बी है 15 डेज, ऑप्शन सी है 30 डेज, ऑप्शन डी है 14 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 डेज। 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन करता है आइसोलेशन स्टॉपिंग का। और इस इंस्पेक्शन इसका इंस्पेक्शन कौन करता है? मिनिमम ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर व्यक्ति ही करता है। ये जो है क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 142 से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है प्रिकॉशन व्हेन फायर एग्जिस्ट। आग क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन लेंगे? तो बोले वो इंस्पेक्शन के लिए जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ओवरमैन होना चाहिए। वो क्या क्या चेक करेगा जब आइसोलेशन स्टॉपिंग या जो फायर स्टॉपिंग जो बनाया उसका जब हम जांच करेगा? तो उसका पहले जनरल कंडीशन देखेगा, फिर देखेगा कि उसमें कोई लीकेज है क्या उस आइसोलेशन स्टॉपिंग में, फिर उस आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहर क्या कोई गैस मिल रहा है क्या नहीं, फिर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी आउटसाइड एटमॉस्फेयर का मेजर करेगा, और चेक बोर्ड पर क्या करेगा? साइन करेगा और डेट के साथ वो साइन कर देगा ये सब देखने के साथ। और ये जो साइन है ये 3 महीने तक मेंटेन रहना चाहिए चेक बोर्ड पे, ताकि अगर 3 महीने के अंदर कोई अदर व्यक्ति इंस्पेक्शन करने जाएगा तो पता चलेगा कि किस डेट को ये इंस्पेक्शन हुआ। उसके बाद इसमें और एक चीज याद रखना है, इन एवरी 30 डेज जो है प्रत्येक 30 दिन में जो आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर का जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन है उसको भी उसका भी एग्जामिनेशन हर 30 दिन में किया जाएगा। एयर सैंपल लेके उसको देखा जाएगा कि उसका कंडीशन कैसा है, आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर का कंडीशन, एटमॉस्फेयर का कंडीशन। इसमें और सारा और कुछ दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोल सिम में काम नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति को कोल सिम में काम नहीं लगाया जाएगा। कब कब नहीं लगाया जाएगा? तो पहला कंडीशन है कि अगर फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग प्रेजेंट है उसके लोअर सिम में, जिस सिम में व्यक्ति काम कर रहा है उसके लोअर सिम में अगर फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग प्रेजेंट है तो उस सिम में व्यक्ति को काम नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, अगर कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है वह सिम, जिस सिम में व्यक्ति को काम में लगाना है, एम्प्लॉय व्यक्ति को काम में लगाना, किसी वर्कर को काम में लगाना, अगर वो सिम किसी फायरी सिम के वेंटिलेशन से जुड़ा हुआ है तब भी उस व्यक्ति को वहां पे काम नहीं लगाएंगे उस सिम में। तीसरा कंडीशन है, इफ माइन आउटलेट इज विद इन 60 मीटर ऑफ एक्टिव फायर। अगर माइन का जो आउटलेट है, माइन का कोई भी आउटलेट, माइन इंट्रेंस या कोई भी मान लेते क्रैक है जो माइंस तक पहुंचता है और उसके 60 मीटर के अंदर में अगर कोई एक्टिव फायर है तभी भी हम लोग अंडरग्राउंड कोल सिम में उस व्यक्ति को काम में नहीं लगाएंगे। अगर उस जिस सिम में काम लगाना है उसके ऊपर के सिम में भी अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग है तभी भी व्यक्ति को काम नहीं लगाया जाएगा। अगर जहां आग लगा हुआ है और उस सिम
के नीचे हमको काम लगाना है, तो अगर हार्ड पार्टिंग अगर 10 मीटर से कम है तब भी हम लोग वहां पे व्यक्ति को काम में नहीं लगाएंगे। तो ये सारे चीज भी आप याद रखेगा रेगुलेशन नंबर 142 से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ ए वुडन लीड प्लेस्ड ओवर ए प्रॉप। प्रॉप के ऊपर में जो वुडन लीड लगाया जाता है ताकि वो रूफ से एकदम सट करे, टाइट रहे मजबूती से, तो उस लीड का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो मिनिमम लेंथ इसका होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। और ये जो क्वेश्चन है रेगुलेशन नंबर 124 से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है सेटिंग ऑफ सपोर्ट्स। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या चीज दिया गया। हाँ, उस इस रेगुलेशन में और फ्लैट बेस पीस, जिसको हम लोग बोलते हैं समतल पट्टा, समतल पट्टा का भी जिक्र किया गया है। समतल पट्टा कहाँ लगाया जाता है? तो जिस भी माइंस में जहाँ पे फ्लोर बहुत लूज फ्लोर रहता है, वहां पे प्रॉप लगा रहे हो, प्रॉप नीचे चला जा रहा है, धंस जा रहा है, तो वहां पे बेस में एक फ्लैट बेस पीस लगाएंगे और उसके ऊपर में प्रॉप खड़ा कर देंगे। प्रॉप खड़ा कर देंगे और उसके ऊपर में ये लीड हम लोग लगाते हैं, जिस लीड का क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉप के ऊपर में रूप से ये पूरा टाइट होके रहता है। और तो ये जो फ्लैट बेस पीस है, समतल पट्टा है, इसका भी डायमेंशन दिया हुआ है कि इसका लेंथ जो होता है मिनिमम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। ब्रेथ जो होता है वो यानी चौड़ाई इसका मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और थिकनेस मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, ये जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब सरफेस एरिया कम रहता है, प्रॉप्स का सरफेस एरिया कम रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो सरफेस एरिया कम लगता है रहता है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ये फ्लैट बेस पीस लगाने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाता है, तो वो नीचे नहीं जाता है, रूफ में धस सॉरी फ्लोर में धंसता नहीं है। उसके बाद लीड का भी डायमेंशन दिया है कि लीड का डायमेंशन कितना होना चाहिए। लेंथ मिनिमम 50 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो चौड़ाई होता है वो जो होता है वो डाया ऑफ प्रॉप, प्रॉप का डाया के बराबर रखा जाता है, और थिकनेस मिनिमम 8 सेंटीमीटर होता है। और लीड का जो डायमेंशन होता है ना, वो एकदम सेम टू सेम लीड के डायमेंशन का बराबर ही होता है वेज का डायमेंशन। वेज मतलब होता है कोनिया पट्टा। इसमें फर्क क्या रहता है, ये एकदम फ्लैट जैसा समतल रहता है, इसका एक सिरा छील के नुकीला कर दिया जाता है, इसको टाइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें भी इसका भी लेंथ सेम होगा, मिनिमम 50 सेंटीमीटर। अगर वेज का लेंथ पूछ दे, इसका डायमीटर क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, चौड़ाई, तो डाया ऑफ द प्रॉप, क्योंकि प्रॉप के ऊपर में रखना है, तो प्रॉप का डाया के बराबर उसका चौड़ाई होना चाहिए। इसमें और एक चीज दिया है कि कॉगिंग मेंबर का लंबाई कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 1.2 मीटर। कॉग जैसे वुडन कॉग बनाते हैं तो लकड़ी का स्लीपर रहता है, इस वे में हम लोग रखते हैं, जिग जैग वे में रखते हैं, तो इस स्लीपर का जो लंबाई जो होता है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 1.2 मीटर। और याद रखिएगा जो कॉक को हम लोग डिप्लेयरिंग एरिया में लगाते हैं, उसके कॉर्नर पे, तो पहले कॉर्नर प्रॉप को लगाना पड़ता है, इसका कोना कोना में पहले प्रॉप लगाना है। कॉर्नर प्रॉप खड़ा करने के बाद प्रॉप ये कॉक को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया एच पर सीएमआर 2017 फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शैल बी एग्जामिन्ड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी। मतलब सीएमआर 2017 के अनुसार फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का एग्जामिनेशन कितने दिन में कम से कम एक बार करना चाहिए जांच? ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 1 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, और ऑप्शन डी 12 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 मंथ। एक महीने के अंदर में कम से कम एक बार जितना भी फायर फाइटिंग एपरेटस है या इक्विपमेंट है उसका जांच कर लेना चाहिए। और ये क्वेश्चन हमारा रेगुलेशन नंबर 139 यानी 139 से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है वाइंडिंग डिफरेंट रूप स्ट्रेटा टुगेदर यूजिंग बोल्ट टू फॉर्म अ सिंगल बीम इज नोन एज। बोल्ट के द्वारा जो बहुत सारा जो डिफरेंट स्ट्रेटा होता है, लेयर होता है रूप का, उसको बांधने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्ट्रेट लाइन सपोर्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में सस्पेंडेड रूफ सपोर्ट या रूफ बोल्टिंग, ऑप्शन सी है स्लाइड बार सपोर्ट, और ऑप्शन डी है रूफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, रूफ सपोर्ट यानी रूफ बोल्टिंग इसको हम लोग बोलते हैं। रूफ के डिफरेंट जो लेयर होता है उसको बोल्ट की सहायता से बांधने के मेथड को ही रूफ बोल्टिंग बोलते हैं। इसमें आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि रूफ बोल्ट का लेंथ कितना होता है, तो 1/3 ऑफ द गैलरी विड्थ और 1.5 मीटर, जो भी अधिक होगा उतना होना चाहिए। रूफ बोल्ट का जो लेंथ होता है, इसका डाया 20 से 22 होता है, 20 से 22 होता है इसका डाया। और थ्रेडेड पार्ट इसमें जो बना हुआ रहता है, थ्रेड बना हुआ रहता है जिसमें बोल्ट कसाता है,
वो लगभग 150 mm तक होता है, यानी 15 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये सारा चीज आप रूफ बोल्ट से रिलेटेड याद रखिए। रूफ बोल्ट किन प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इस रूफ बोल्ट जो है वो 3 प्रिंसिपल पे काम करता है, एक बीम थ्योरी, एक सस्पेंशन थ्योरी, और दूसरा होता है किंग थ्योरी। इसमें और एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि रूफ बोल्ट कितने परसेंट रूफ बोल्ट का एंकोरेज टेस्टिंग किया जाता है। तो एंकोरेज टेस्टिंग कितने परसेंट रूफ बोल्ट का किया जाता है? 10% रूफ बोल्ट का एंकोरेज टेस्टिंग हम लोग करते हैं। इस एंकोरेज टेस्टिंग में 9% जो होता है ना, वो सिर्फ डिजाइन टेस्ट होता है, डिजाइन टेस्ट की लोड ले पा रहा है क्या नहीं। और 1% का हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। 1% रूफ बोल्ट में हम लोग तब तक लोड देते हैं जब तक वो रूफ बोल्ट रूफ से कबड़ के निकल ना जाए, बाहर नहीं निकल जाए। और 9% रूफ बोल्ट में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ देख लेते हैं कि वो मैक्सिमम कितना लोड ले पा रहा है, मतलब जितना लोड का लिमिट है उतना ले पा रहा है क्या नहीं। और एंकोरेज टेस्टिंग आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कम से कम एक असिस्टेंट मैनेजर के निगरानी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा, वेयर इट इज इंटेंडेड टू कैरी आउट एनी एक्सप्लोरेटरी वर्क इन ए माइन और पार्ट बिलो ग्राउंड लाइकली टू कंटेन irrespirable एटमॉस्फेयर, नो पार्टी ऑफ shall be allowed to proceed to carry out such work। अगर किसी खदान या भूमिगत हिस्से में जहाँ पे इस पर irrespirable एटमॉस्फेयर होने का संभावना है, अगर वहाँ पे एक्सप्लोरेटिंग काम करने का इरादा है, तो वहाँ कितने व्यक्तियों का जो टीम है, कम से कम कितने व्यक्तियों का टीम होना चाहिए, तभी वहां पे हम लोग एक्सप्लोरेटरी वर्क करने जा सकते हैं। तो इसमें दिया है लेस देन 3%, नॉट लेस देन 3%, मिनिमम कितना होना चाहिए कि हम लोग काम काम करने जाना होगा। इसमें फिर ऑप्शन बी में दिया है लेस देन 6%, 6 से कम कम व्यक्ति, मोर देन 5 पर मोर देन 5 से अधिक व्यक्ति, और मोर देन 6 से अधिक। तो अगर 3 या 3 से कम व्यक्ति रहेगा तो वहां पे हम लोग एक्सप्लोरेटरी काम करने के लिए नहीं जाएंगे। कम से कम 3 व्यक्ति होना चाहिए, तो नॉट लेस देन 3% होना चाहिए था इसमें, नॉट लेस देन 3%, कम से कम 3 व्यक्ति होना चाहिए एक्सप्लोरेटरी वगैरह का काम करने के लिए, 3 व्यक्तियों का टीम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द प्लान शोइंग वाटर लॉक्ड एरिया एंड वाटर रिलेटेड हजार्ड इज फॉर जियोलॉजिकल प्लान, वाटर डेंजर प्लान, सरफेस प्लान, वेंटिलेशन प्लान। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका कोई भी आंसर कर दीजिएगा, वाटर डेंजर प्लान। ये जो क्वेश्चन है रेगुलेशन नंबर 65 यानी टाइप्स ऑफ प्लान से रिलेटेड है। तो उसमें बताया गया कि 7 तरह का स्टेचुरी प्लान्स होता है, जिसमें से जियोलॉजिकल प्लान, वाटर डेंजर प्लान, सरफेस प्लान, वेंटिलेशन प्लान, अंडरग्राउंड प्लान्स, और ज्वाइंट सर्वे प्लान, और वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान है। वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान कब बनाया जाता है? जब सीम का ग्रेडियंट 30 डिग्री से ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान बनाते हैं। और ओपन कास्ट के कंडीशन में हर 100 मीटर पे एक वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान बनाया जाता है। ज्वाइंट सर्वे प्लान क्या कब बनाते हैं? जब एक सिम का एक माइंस का बॉन्ड, जब एक माइंस जो होता है दूसरे माइंस के बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर में पहुंच जाता है, एक माइंस का जो वर्किंग होता है, तब हम लोग उस कंडीशन में ज्वाइंट प्लान बनाते हैं। एक की प्लान भी होता है। की प्लान कब बनाते हैं? की प्लान, KEY, की प्लान, अगर किसी माइंस का लीज होल्ड एरिया बहुत बड़ा है तो एक प्लान में वो अटता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग दूसरा प्लान बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं की प्लान। वो दोनों प्लान आपस में अटैच हो जाते हैं। आगे है इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCAMP, SCAMP इन माइनिंग? पहला है स्टेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, दूसरा है सपोर्ट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, तीसरा है साइट कंट्रोल एंड सपोर्ट मॉनिटरिंग प्लान, और ऑप्शन डी है स्टेटा कंट्रोल एंड मेजरमेंट प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। और ये जो है ये रेगुलेशन नंबर 123 से रिलेटेड है। और इसके स्टेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान जो होता है वो ओवरमैन, सॉरी, ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है, वो भी साइंटिफिक स्टडी के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा है हाउ मच पार्टिंग इज रिक्वायर्ड बिटवीन अ कैनल एंड अ कोल सीम फॉर वर्किंग बिलो ग्राउंड कैनल। कैनल मतलब होता है नाला या नहर बोल सकते हैं, नहर के नीचे काम करने के लिए कितना पार्टिंग होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए? ऑप्शन ए 45 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर, ऑप्शन डी 60 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 मीटर। ये जो है ये रेगुलेशन नंबर 149 से रिलेटेड है, डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर से। इसमें और भी चीज दिया हुआ है,
इसमें और चीज क्या क्या दिया है कि कोई भी माइंस का जो एंट्रेंस है, वो उसका जो एचएफएल लाइन है, हाईएस्ट फ्लड लाइन से कम 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए, हाइट पे होना चाहिए। और उस एचएफएल लाइन के कम से कम 1.2 मीटर नीचे, 1.2 मीटर नीचे डेंजर लाइन होना चाहिए, 1.2 मीटर नीचे। उसके बाद वो ये भी दिया हुआ है कि जितना भी माइंस में प्रोटेक्टिव मेजर है, वाटर वाटर डेंजर से बचने के लिए, डिजास्टर से बचने के लिए, तो वो जो जितना भी प्रोटेक्टिव मेजरमेंट है, ठीक, ताकि जिसके कारण जिसके सुरक्षा उपाय है, जो भी सुरक्षा उपाय सरफेस वाटर से, वाटर इरप्शन से बचने के लिए जो सुरक्षा उपाय किया जाता है, प्रोटेक्टिव मेजरमेंट किया जाता है, उसका एग्जामिनेशन 14 दिन में एक बार करना है। रेनी सीजन में हर 14 डेज में एक बार करना है। और 30 जो होता है 30 दिन में एक बार करना है, जितना भी प्रोटेक्टिव मेजर है, ठीक, जिससे खदान में पानी ना घुसे। तो उन मेजर मेजर का जो उपाय, जो एग्जामिनेशन होता है रेनी सीजन में 14 डेज में एक बार, और नॉर्मली 30 डेज में एक बार करना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रेनी सीजन का समय क्या होता है, कौन से मंथ से कौन से मंथ को रेनी सीजन माना जाता है माइनिंग के अनुसार। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा व्हाट डिवाइस इज यूज टू सेफली विथड्रॉवल और सपोर्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस इन अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस में जो सपोर्ट होता है, ऑल सपोर्ट को निकालने के लिए, दूर से निकालने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक, किस डिवाइस का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिल्वेस्टर, दूसरा बी ऑप्शन बी है बीजी प्रॉप, सी में है सी चेन, और डी में है एन हुक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वेस्टर प्रॉप विथड्रॉवल जिसको बोलते हैं। इससे क्या होता है कि ओल्ड जो सपोर्ट होता है उसको दूर से ही चेन की सहायता से लगा के इस मशीन से खींच के निकाल लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछा गया देयर शैल बी मेंटेन एटलीस्ट वन बोरहोल नॉट लेस देन 1.5 मीटर इन एडवांस ऑफ द वर्किंग व्हेन द वर्किंग वाज बीन एक्सटेंडेड टू विद इन डैश ऑफ एनी डिस्यूज वर्किंग। पूछ रहा है किसी डिस्यूज वर्किंग के कितना मीटर के अंदर पहुंचने पर हम लोग कम से कम वहां पे 1.5 मीटर का एक एडवांस बोरहोल मार के ही आगे बढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 75 मीटर, ऑप्शन बी में है 60 मीटर, ऑप्शन सी में है 45 मीटर, और ऑप्शन डी में है 30 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 30 मीटर। और ये जो क्वेश्चन है रेगुलेशन नंबर 147 से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस। गैस निकलने पे क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो किसी भी डिसयूज वर्किंग के तरफ अगर हम लोग का डिसयूज वर्किंग के तरफ, अगर ये डिसयूज माइन से जो जो भी है वर्किंग के तरफ अगर हम लोग का वर्क आगे बढ़ रहा है, हम लोग का फेस आगे बढ़ रहा है, तो उसका 30 मीटर के अंदर जैसे ही पहुंचेंगे तब वहां पे हम लोग 1.5 मीटर का हमेशा एडवांस बोरहोल लगाएंगे। और ये बोरहोल एक कॉम्पिटेंट पर्सन के सुपरविजन में लगाया जाएगा या मेंटेन किया जाएगा, और उस कॉम्पिटेंट पर्सन का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वो माइनिंग सरदार होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपी इन माइनिंग। माइनिंग में एसएमपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन बी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टमैटिक मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन बी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन सी सरफेस माइनिंग प्लान, ऑप्शन डी सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ये भी आसान क्वेश्चन है। एसएमपी किस रेगुलेशन के में दिया गया है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। एसएमपी जो है ना, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है जो ऑनर एजेंट माइंस और मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर ऑफ एचईएमएम टू टोटल शेड्यूल शिफ्ट आवर। जो टोटल शेड्यूल शिफ्ट आवर है और एक्चुअल वर्किंग आवर है, दोनों के बीच का जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बकेट फिल फैक्टर, ऑप्शन बी ओवरऑल यूटिलाइजेशन फैक्टर, ऑप्शन सी स्वेल फैक्टर, और ऑप्शन डी सॉवेल प्रोडक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओवरऑल यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि समय का हम्म, सदुपयोग हो रहा है क्या नहीं, यूटिलाइज हो रहा है क्या नहीं। जितना शिफ्ट में जो 8 घंटे का समय है उसमें कितना देर तक एचईएमएम वर्क कर रहा है, ऑपरेशन में है 5 घंटा 6 घंटा, तो वही है ओवरऑल यूटिलाइजेशन फैक्टर। बकेट फिल फैक्टर में क्या होता है कि एक्चुअल बकेट का जितना कैपेसिटी है और उसमें कितना ओबी ओबी है आ रहा है, या कोल उसमें कितना फिल हो रहा है, ठीक। एक्चुअल अमाउंट और होने वाला जो अमाउंट होता है, जैसे मान लेते हैं कोई बकेट का कैपेसिटी है 6 टन का, लेकिन उसमें 5 टन कोयला भर रहा है, तो दोनों का रेशियो को हम लोग बकेट फिल फैक्टर बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, एट अ प्लेस इन अ माइंस वेयर वर्किंग इज गोइंग ऑन, द एयर सेल नॉट कंटेन लेस देन इतना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। जिस भी माइंस, अंडरग्राउंड माइंस के जिस पार्ट में वर्किंग चल रहा है, काम हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन कितना परसेंट से कम नहीं होगा। ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है 90%, ऑप्शन बी में है 21%, ऑप्शन सी में है 20.93% और ऑप्शन डी है 17%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 19%। अंडरग्राउंड वर्किंग के किसी भी जगह में जो जनरल बॉडी ऑफ एयर है, वहां पे ऑक्सीजन का प्रतिशत 19% से कम नहीं होना चाहिए। 20.93% जो है ना, ये एटमॉस्फेयर में दिया गया है ऑक्सीजन का परसेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जीवीए में। और मीथेन कितना होना चाहिए, हर जगह 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में। और उसका जो मेन रिटर्न होता है वहां पे 0.75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, अंडर विच लॉ इज माइनिंग रेस्ट्रिक्टेड इन वाइल्ड लाइफ एरियाज विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव। किस नियम के तहत बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के वाइल्ड लाइफ एरिया में माइनिंग नहीं कर सकते हैं? तो एमसीडीआर रूल के अनुसार, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार, या एमएमडीआरसी एक्ट के तहत, या ऑप्शन डी एमसीआर रूल्स के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार हम लोग बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के कोई भी वाइल्ड लाइफ एरिया में माइनिंग नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट शैल बी प्रोवाइडेड एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जहाँ पे लगा होता है, एमएमवी, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, वेंटिलेशन करने के लिए वहां पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा होना चाहिए? ऑप्शन ए वाटर गेज, ऑप्शन बी वेलोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटर गेज, जिसको हम लोग मैनोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। और इस मैनोमीटर का रीडिंग मैक्सिमम 1 घंटे में एमएमवी अटेंडेंट के द्वारा लिया जाता है। हेलोमीटर और एनीमोमीटर से एयर वेलोसिटी मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। व्हाट डज ग्रीन टिम्बर मीन इन माइनिंग। माइनिंग में ग्रीन टिम्बर का मतलब क्या होता है? ए फ्रेशली कट अनसीजन वुड विथ हाई मॉइस्चर। ठीक, ताजी काटी गई बिना सुखाई गई नमी वाली लकड़ी। ऑप्शन बी में ड्राई वुड विथ क्रैक्स, दरारों वाली सूखी लकड़ी। ऑप्शन सी में स्टेगर्ड स्टैक्ड टिम्बर, ढेर में रखी लकड़ी। और ऑप्शन डी है मॉइस्चर फ्री वुड, बिना नमी वाली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रेशली कट अन सीजन वुड विथ हाई मॉइस्चर। ग्रीन टिम्बर का मीनिंग यही होता है, ताजी काटी गई बिना सुखाई गई नमी वाली लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, एयर फ्लो काउज नेचुरली विदाउट फैन और एनी मैकेनिकल फोर्स इज कॉल्ड। अगर किसी माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में बिना एमएमपी के, बिना पंखा के, या एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही अगर हवा बह रही है, हवा जा रहा है, घुस रहा है, तो उस वेंटिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। ऑप्शन बी नेचुरल वेंटिलेशन, ऑप्शन सी वर्टिकल वेंटिलेशन, ऑप्शन डी इंक्लाइन वेंटिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन अपने आप होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। जो इनटेक एयरवे का जो माउथ होता है और रिटर्न एयरवे का जो माउथ होता है, वो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस के कारण नेचुरल वेंटिलेशन होता है। तो माइंस में क्या होता है, धीरे धीरे करके हवा बहती है। इसलिए फैन ऑफ हो जाने पर भी, अगर एमएमबी बंद भी हो जाता है, तो माइंस में एलवीसी तक हवा कम मात्रा में जाता है, पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में पूछा गया, इन एवरी माइन इन विच अ मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इन यूज, द क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेटिंग इन एवरी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट शैल बी मेजर वंस एट लीस्ट इन एवरी। प्रत्येक खदान जहाँ पे एमएमवी का उपयोग किया जाता है, प्रत्येक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में हवा की प्रतिशत कम से कम कितने दिनों में एक बार मापी जाएगी? तो ऑप्शन ए में दिया है 14 डेज, ऑप्शन बी में दिया है 5 डेज, ऑप्शन सी में दिया है 45 डेज, ऑप्शन डी में दिया है 30 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 डेज। ये क्वेश्चन रेगुलेशन 156 से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एमएमवी, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। मेन मैकेनिकल और वेंटिलेटर का जो इंस्पेक्शन होता है, वो 7 दिन में कम से कम एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है व्हाट इज कॉल्ड अ प्राइमर इन ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग में प्राइमर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ऑर्डिनरी एक्सप्लोसिव कार्टिज, साधारण जो बारूद का कार्टिज होता है उसको। ऑप्शन बी एक्सप्लोसिव कार्टिज फिटेड विद डेटोनेटर, जिस एक्सप्लोसिव कार्टिज में डेटोनेटर फिट है वो ओनली डेटोनेटर, केवल डेटोनेटर को। या नन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, ऐसा नन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सप्लोसिव कार्टिज फिटेड विद द डेटोनेटर। जब किसी एक्सप्लोसिव कार्टिज के अंदर में हम लोग डेटोनेटर को इंसर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग प्राइम कार्टिज बोलते हैं या प्राइमर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टिम्बर आर्टिफिशियली इन ए फर्नेस। या क्लीन क्लीन या फर्नेस में जो आर्टिफिशियली टिम्बर को ड्राई करने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए क्लीन सीजनिंग, ऑप्शन बी हार्ड वुडिंग, ऑप्शन सी द पिच प्रोसेस, ऑप्शन डी सेफ सीजनिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा क्लीन सीजनिंग। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीन सीजनिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया कॉम्पिटेंट पर्सन सेल वंस एट लीस्ट इन एवरी बेस्ट डेज एग्जामिन एवरी एयरवे एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग डोर इन यूज। मतलब एक कॉम्पिटेंट पर्सन कितने दिनों में कम से कम एक बार एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग और वेंटिलेशन डोर का इंस्पेक्शन करेगा? ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 14 डेज, ऑप्शन बी में 45 डेज था, ऑप्शन डी 30 डेज। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी 14 डेज। 14 डेज यानी कि हर 14 डेज में कम से कम एक बार ओवरमैन जो होता है ना वो वेंटिलेशन स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर का इंस्पेक्शन करता है कि वो सही से है क्या नहीं, सही से काम कर रहा है क्या नहीं। व्हाट इज द बिगेस्ट सरफेस वाटर हजार्ड फॉर अ माइन। माइंस के लिए सरफेस सबसे बड़ा सरफेस हजार्ड क्या है? ऑप्शन ए रिवर्स एंड नेचुरल स्ट्रीम, नाला, नदियां और प्राकृतिक नाले। ऑप्शन बी डोमेस्टिक बोरवेल, जो घरेलू जो बोरवेल है, जो हम लोग चापाकल वगैरह जो खोदते हैं बोरवेल। ऑप्शन सी विलेज वेल्स, गांव के कुएं। या ऑप्शन डी ब्लास्टिंग क्रैक्स, ब्लास्टिंग के कारण जो क्रैक्स हो जाता है वो। इसका करेक्ट आंसर होगा रिवर्स एंड नेचुरल स्ट्रीम, नाला। रिवर्स और नेचुरल स्ट्रीम के कारण बरसात के महीना में उसका जो जल स्तर होता है बढ़ जाता है तो माइन एंट्रेंस से घुस जाता है। तो ये सरफेस वाटर हजार्ड है माइन के लिए सबसे बड़ा। इसीलिए बोला जाता है कि माइन का जो एंट्रेंस है वो एचएफएल लाइन से कम 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। 1.5 मीटर मिनिमम होना ही चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा है व्हाट शेल बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ पार्टीशन एंड वॉल्स ऑफ एवरी एयर क्रॉसिंग इफ कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्रॉपरली रेनफोर्स कंक्रीट। अगर रेन आरसीसी का बनाया गया, रेनफोर्स कंक्रीट का बनाया गया है, तो एयर क्रॉसिंग का वॉल और उसका जो पार्टीशन होता है यानी छत, उसका थिकनेस क्या होगा? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर। ये रेगुलेशन 159 से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है ब्रिटिश डोर स्टॉपिंग एंड एयर क्रॉसिंग। देखिए इस रेगुलेशन में वेंटिलेशन स्टॉपिंग और एयर क्रॉसिंग के बारे में भी दिया गया है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता है कि एक ऐसा स्टॉपिंग होता है जहां जो इनटेक और रिटर्न एयर को आपस में मिलने से रोकता है। ठीक, वो क्रॉस नहीं करता, लेकिन वहां पे मिलने से रोकने के लिए जो हम लोग स्टॉपिंग बनाते हैं उसको वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं। और उस वेंटिलेशन स्टॉपिंग का अगर हमको आर पार करना है, आर पार जाना है, तो वहां पे हम लोग वेंटिलेशन डोर प्रोवाइड करते हैं। और एयर क्रॉसिंग क्या है कि जहाँ पे इंटेक और रिटर्न एयर एक दूसरे को क्रॉस करता है। क्रॉस करना जरूरी है लेकिन फिर भी मिक्स नहीं होने देना। जब क्रॉस करता है तो जंक्शन में मिक्स नहीं होने देना, तो वैसा अरेंजमेंट को हम लोग एयर क्रॉसिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नीचे से इंटेक एयर को और ऊपर से रिटर्न एयर को पास कराया जाता है एयर क्रॉसिंग बना के। तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग और एयर क्रॉसिंग का जो डायमेंशन दिया हुआ है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का जो थिकनेस होगा, अगर हम लोग पीसीसी का बनाएंगे, ब्रिक वर्क करेंगे, सॉरी आरसीसी का, अगर आरसीसी का बनाएंगे, आरसीसी का यानी ढलाई करके, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का बनाएंगे यानी उसमें सरिया वगैरह देंगे, ढलाई करके अगर स्टॉपिंग बनाएंगे तो उसका थिकनेस मिनिमम 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बिना आरसीसी का बनाएंगे यानी ब्रिक वर्क का बनाएंगे तो उसका जो थिकनेस होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये सर्कुलर के हिसाब से दिया है कि वेंटिलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस 38 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। एयर क्रॉसिंग के वाल और पार्टीशन का थिकनेस मिनिमम कितना होना चाहिए? अगर विदाउट आरसीसी का बनाते हैं यानी ब्रिक वर्क करके बनाते हैं तो 25 सेंटीमीटर, और आरसीसी का बनाएंगे तो 15 सेंटीमीटर। आरसीसी मतलब सीमेंट और रॉड वगैरह का यूज करके बनाएंगे तो।
तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक ज्ञानधारा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञानधारा एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। पार्ट 1, 2, 3 का वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप जाके देखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।